हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, प्रीवियस आपने लेक्चर में देखा कि भारत एवं विश्व का भूगोल जो रहा है, तो भारत के भूगोल को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में विश्व को भूगोल को जो सिलेबस दिया, सिलेबस का आपको जो क्रमांक लिखा तीसरा, वो लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल है। तो उसके अंदर जो भी टॉपिक दिए गए हैं, तो भारत कंप्लीट हो गया, विश्व का आज कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं विश्व के भूगोल को। विश्व की नदियां और नदियों की घाटी के बारे में पढ़ते हैं। डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया, रोमानिया से बहती हुई काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो 8 देशों से होकर बहती है। इस नदी पर 4 राजधानी शहर बुदापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड तथा वियना स्थित है। डेन्यूब बेसिन के देशों को डेन्यूबिया कहा जाता है। अगली है विश्व की नदी एल्ब नदी है। यह नदी चेक गणराज्य के कार्कोनोज पर्वत से निकलकर जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का हैम्बर्ग तथा ड्रेसडेन नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। 1900 ईस्वी में एकीकरण से पहले यह नदी पूर्वी पश्चिमी जर्मनी की सीमा बनाती थी। अगली नदी है आडर नदी। आडर नदी, यह नदी चेक गणराज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर पोलैंड तथा जर्मनी की सीमा बनाते हुई बहती हुई नीसे नदी से मिलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। तो आडर नदी किस सागर में गिरती है? बाल्टिक सागर में। इसका अधिकांश भाग नौगम्य है। राइन नदी, इसका पुराना नाम रेनस है। यह नदी आल्प्स स्थित कॉन्स्टेंस झील से निकलकर फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती है तथा नीदरलैंड में रॉटरडम के पास उत्तरी सागर में गिरती है। इसके तट पर फ्रैंकफर्ट, रॉटरडम, स्टटगार्ट, हेडेलबर्ग आदि बसे हैं और यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग बनाती है। इस नदी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक कोयला परिवहन करने के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। अगली नदी है पो नदी। यह इटली की नदी है जो आल्प्स पर्वत के बीचों स्थान से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। एडियाटिक सागर से वेनिस की खाड़ी में गिरती है पो नदी। इसे इटली की गंगा कहा जाता है। तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली का प्राचीन नगर वेनिस इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो वेनिस जो नगर है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, पो नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है आपका टाइबर नदी। तो इटली की एक नदी है जो एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, टाइबर नदी। रोम जो है वो टाइबर नदी के मुहाने पर स्थित है, जो कि वेटिकन सिटी इसके दाहिने किनारे पर स्थित है। टेम्स नदी, इसका पुराना नाम जो है टेमिसिस है। यह नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोट्स ओल्ड पहाड़ी से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। लंदन तथा ऑक्सफोर्ड नगर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। तो लंदन, ऑक्सफोर्ड नगर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन इसके दोनों किनारों पर स्थित है। लंदन तक यह नदी क्या है? नौगम्य है। अगला आप देखो मैकेंजी नदी है। कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित ग्रेट स्लेव झील से निकलकर बिफोर्ट सागर में गिरने वाली एक नदी जो मैकेंजी पर्वत से की समांतर प्रवाहित होती है। अगली है कोलोरेडो नदी। तो कोलोरेडो नदी जो है यह रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोरेडो, नेवादा तथा एरिजोना राज्यों से बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी गार्ज ग्रैंड कैनियन इसी नदी द्वारा निर्मित है, कोलोरेडो नदी के द्वारा। कोलोरेडो नदी की इंपीरियल घाटी कपास उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। अगली नदी है रेड नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी जो न्यू मैक्सिको प्रांत में रॉकी पर्वत के पूर्वी पर्वत पाद से निकलकर लुसियाना राज्य में मिसिसिपी नदी में मिल जाती है, रेड नदी। यूकान नदी, अलास्का की एक नदी जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के रॉकी हिमानी से निकलकर बेरिंग सागर में नॉर्टन साउंड की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे लंबा नदी मार्ग है और यह नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी, कनाडा की सीमा से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सेंट लुई, मैम्फिस तथा न्यू ऑरलियंस इसके तट पर स्थित मुख्य नगर हैं। मिसौरी, रेड, अरकसास, टेनेसी आदि नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी अपने पश्चिपात डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। स्नेक नदी रॉकी पर्वत से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई कोलंबिया नदी में मिल जाती है। यह कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी है।
अगली है आपकी अमेजन नदी। तो विश्व की नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। विश्व में सबसे अधिक प्रवाह इसी नदी का है। एंडीज पर्वत से निकलकर यह नदी पेरू, कोलंबिया तथा ब्राजील के अधिकतर भाग में जल अपवाहित होती हुई अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। अमेजन नदी की मुख्य सहायक नदियों में नापो, जापुरा, नीग्रो, मदीरा, ताबा, जोश तथा जिंगू सम्मिलित हैं। अगली नदी है ओरानोको नदी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की एक प्रमुख नदी जो कोलंबिया पठार की सियरा पारिमा पर्वत से निकलकर कोलंबिया वेनेजुएला सीमा के सहारे बहती हुई कैरिबियन सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी कोरोनी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात एंजी जलप्रपात अवस्थित है। अगली है आपकी उरुग्वे नदी। यह नदी ब्राजील के दक्षिण भाग से निकलकर ब्राजील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे अर्जेंटीना की सीमा पर बहती हुई रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों को सम्मिलित रूप से ला प्लाटा कहा जाता है। अगली है आपकी नील नदी। पूर्वी अफ्रीका में बहने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील नाम से निकलकर युगांडा तथा मिस्र से बहती हुई नदी भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तो नील नदी भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 66 यानी 6695 किलोमीटर की है। सूडान के खार्तूम में सफ़ेद नील एवं ब्लू नील संगम बनाती है। इसी संगम पर खार्तूम स्थित है। खार्तूम और असवान बांध के बीच यह कई छोटे प्रपातों से गुजरती हुई असवान बांध पर पन बिजली उत्पन्न की जाती है। काहिरा, अलेक्जेंड्रिया नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। अगली नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी कटंगा उच्चभूमि से निकलकर जाम्बिया देश में प्रवेश करती है। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हुई मोजाम्बिक देश से होकर मोजाम्बिक की खाड़ी में गिर जाती है। विक्टोरिया प्रपात इसी नदी पर स्थित है। अगली है आपकी नाइजर नदी। नाइजर पश्चिमी अफ्रीका की मुख्य नदी है। लोमा पर्वत से निकलकर यह नदी माली, नाइजीरिया से होती हुई गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बमाको, माली, नियामी तथा लोगास इसी के तट पर अवस्थित हैं। खनिज तेल और खाद्य तेल की अधिक परिवहन के कारण इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। कैंजी बांध इसी नदी पर अवस्थित है। लिम्पोपो नदी। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर हिंद महासागर में गिरने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको ऑप्शन में लिम्पोपो नदी दिखेगा। उस ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा। यह नदी दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना तथा जिम्बाब्वे से अलग करती है। अगली है कांगो नदी। मध्य अफ्रीका की तेज बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी होगी। जबकि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी रही है? लिम्पोपो नदी रही है। विश्व में सबसे अधिक पन बिजली उत्पादन करने की जो शक्ति है इसी नदी के पास है। कांगो नदी के पास अधिक पन बिजली उत्पादन। इसके बेसिन में घने भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। जंगलों में पिग्मी एवं निग्रो जनजाति लोग रहते हैं। इसी नदी पर स्टैनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात अवस्थित है। कसाई, उबांगी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हीरे के व्यापार का लगभग आधा भाग कसाई नदी के बेसिन से प्राप्त होता है। अगली नदी है आमू दरिया नदी। मध्य एशिया में बहने वाली इसी नदी की लंबाई 2541 किलोमीटर है। पामीर के पठार से निकलकर यह नदी अफगानिस्तान एवं तजाकिस्तान से सीमा बनाते हुए उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान की सीमा से बहती हुई अरल सागर में गिरती है। इससे निकाली गई नहरों के द्वारा तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थलीय भाग में सिंचाई होती है। अगली नदी है आपकी चाओ फ्राया नदी। चाओ फ्राया नदी का उद्गम पिंग योम नार नदी के संगम से होता है। यह नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बैंकॉक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चाओ फ्राया नदी के। यह नदी थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टाई क्षेत्र चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अगली है आपकी विक्टोरिया नदी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत ऐसी नदी जो कि उत्तर दिशा में बहते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। तंबर क्रीक इसी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला है आपका नदी डार्लिंग। तो डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों से बहती हुई इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। इसके उपजाऊ मैदान में गेहूं, तिलहन, दलहन एवं फलों सब्जियों की खेती की जाती है। अगला है आपका घाटियां नदी हो गया कंप्लीट। अब घाटी तो धरातल पर मैदानों, पठारों एवं पर्वतों के बीच भू हलचल एवं नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटी कहा जाता है। रिक्त घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है।
रिफ्ट घाटियां लंबी, सक्रिय एवं गहरी होती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में मोजावे रेगिस्तान के डेथ वैली नेशनल पार्क में अवस्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने वर्ष 1903 ईस्वी में की थी। विश्व की प्रमुख घाटियां हैं और उनका लोकेशन है। लायर घाटी फ्रांस है, बादा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन घाटी नेपाल में है, रैबिट घाटी यूएसए में, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में, हम्बर घाटी कनाडा में, प्लेजेंट घाटी यूएसए में है, पो घाटी जो है इटली की है, और सेक्रेड घाटी पेरू में, चुंबी घाटी भारत, भूटान एवं तिब्बत तीनों में है, जबकि स्वात घाटी का लोकेशन पाकिस्तान में, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया, काठमांडू घाटी नाम से हो जाएगा नेपाल, बोलगन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड घाटी अमेरिका में लोकेटेड है। वहीं पर एब्रो घाटी स्पेन में अवस्थित है। सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। इसे बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र में सिलिकॉन वैली। राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी या वादी एल मुल्क मिस्र में अवस्थित है। आइए देखते हैं भू जल संसाधन विश्व का। भारत का आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, विश्व का देखते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% भाग अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा सा कम भौम जल के जल रूप में पाया जाता है। भौम जल के जलभूत के रूप में पाया जाता है, 30% से थोड़ा कम। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति वर्षभर जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। जल संसाधन पानी का वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोगों में शामिल है कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु और पर्यावरणीय गतिविधियों में प्रयोग करना। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से ज़्यादातर में जो है ताजे जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा अथवा भंडार को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के इस जलमंडल का 97.5% भाग समुद्रों में खारे जल के रूप में है और केवल 2.5% ही मीठा पानी है। उसका भी 2/3 हिस्सा हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों और हिम चोटियों के रूप में जमा होता है। शेष पिघला हुआ पानी जो मीठा पानी है मुख्यतः जल के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल एक छोटा सा भाग भूमि के ऊपर धरातलीय जल के रूप में या हवा में वायुमंडलीय जल के रूप में उपस्थित है। मीठा जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल चक्र में प्राकृतिक रूप से इसका शुद्धिकरण होता रहता है। फिर भी विश्व के स्वच्छ पानी की पर्याप्तता लगातार गिर रही है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की मांग पहले से ही आपूर्ति से अधिक है और जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या में अभूतपूर्व दर से वृद्धि हो रही है, निकट भविष्य में इस असंतुलन का अनुभव बढ़ने की उम्मीद है। पानी के उपभोगकर्ताओं के लिए जन संसाधनों के आवंटन के लिए फ्रेमवर्क जल अधिकार के रूप में जाना जाता है। आजकल संसाधन की कमी, इसकी अवनयन एवं इससे संबंधित तनाव और संघर्ष विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जल विवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं। भूजल या भूमिगत जल मीठे जल का हिस्सा है जो मिट्टी और चट्टानों के रंध्राकाशों में स्थित होता है। यह जल स्तर के नीचे जलभरे के भीतर बहने वाला जल भी है। कभी कभी सतह के ठीक नीचे के जल को भूजल तथा अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले जल को भूगर्भिक जल या जीवाश्म जल भी कहते हैं। वर्ष 2000 ईस्वी में दुनिया की आबादी 6.2 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक जनसंख्या में 3 अरब की वृद्धि हो जाएगी और इसका ज़्यादातर हिस्सा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि करेगा जो पहले से ही जल तनावग्रस्त हैं। इसलिए जल की मांग और बढ़ेगी जब तक इस महत्वपूर्ण संसाधन में जल संरक्षण और पुनर्प्रयोग द्वारा अनुकूल वृद्धि नहीं होती है। जल संबंधित संघर्ष और तनाव संबंधित राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर भी
विपत्तकालीन नदी घाटी के निचले हिस्सों में चीन के दक्षिणी क्षेत्र, उदाहरण के लिए पीली नदी या थाईलैंड में चाओ फ्राया नदी, कई वर्षों से जल संबंधित तनाव से ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त चीन, भारत, ईरान और पाकिस्तान जैसे शुष्क देश जो भारी मात्रा में सिंचाई के लिए निर्भर हैं, वहाँ विशेष रूप से जल संबंधित जोखिम क्षेत्र में है। राजनीतिक तनाव, नागरिक विरोध और हिंसा भी पानी के निजीकरण की प्रतिक्रिया हो सकते हैं। जल विवाद एक ऐसी दशा है जिसमें पानी के उपयोग को लेकर दो या दो से अधिक राष्ट्रों, प्रांतों या समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 तो अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो याद रखो अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला जो आर्टिकल है, याद रखो संविधान का 262 है। इसके तहत जो है न्याय निर्णय से संबंधित है। अगला है आपका संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी भी बात पर शिकायत का न्याय व निर्णय कर सकती है। सामान्यतः अधिक विकसित देश उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस सन 2025 तक पानी की आपूर्ति करने के लिए गंभीर खतरा नहीं देखेंगे। आइए विश्व की पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद के बारे में देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, यह पर्वत शिखर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अब ये 2848, अब बहुत ज़्यादा आप डिटेल में देखोगे तो 88.48 करके 49, कहीं कहीं आपको 49 भी 49 दिखेगा, ठीक है, तो 48-50 याद रखो, बस इतना। यह पर्वत शिखर महान हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। यह नेपाल और चीन देशों की सीमा पर अवस्थित है। यह एक वलित पर्वतमाला है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। इस पर्वत श्रेणी में अभी भी विस्तार जारी है, इसलिए आप देख रहे हो बढ़ ही रहा। नवीन वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार इस शिखर की ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। नेपाल देश में इस शिखर को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि चाइना में इसे चोमोलंगमा पर्वतों की रानी कहा जाता है। अगला है एकांगुआ, तो एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में पनामा से लेकर चिली तक विस्तृत एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। यह चिली अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 6960.8 मीटर है। अगला है आपका कोटापैक्सी पर्वत शिखर एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है जो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में अवस्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है जिसकी ऊंचाई 5896 मीटर की है। अगला है आपका चिम्बेराजो पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में अवस्थित है। यह पर्वत शिखर मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 6310 मीटर है। यह एंडीज पर्वत की श्रेणी का भाग है। अगला है माउंट केटू, काराकोरम श्रेणी में अवस्थित यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में अवस्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भी हिमालय पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख शिखर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पहला कौन? माउंट एवरेस्ट। अगला है आपका माउंट मैकिनले, संयुक्त राज्य अमेरिका की अलास्का प्रांत में अवस्थित यह पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यह पर्वत शिखर अलास्का पर्वत श्रेणी का शिखर है जो रॉकी पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है। इसका निर्माण वलन क्रिया द्वारा टर्शियरी युग में हुआ है। अगला है आपका माउंट किलिमंजारो, यह पर्वत अफ्रीका में केन्या व तंजानिया की सीमा पर अवस्थित है। यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और यह अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। माउंट फ्यूजियामा, जापान के होंशु द्वीप पर स्थित यह पर्वत शिखर एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। जापानी लोग इसे स्वर्ग मानते हैं। माउंट कुक न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में अवस्थित यह पर्वत शिखर दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 3724 मीटर है। इसे माउंट औराकली भी कहा जाता है। अगला है आपका एडम्स पीक, यह पर्वत शिखर श्रीलंका के दक्षिण मध्य में अवस्थित है। इस शिखर की ऊंचाई 2213 मीटर है। इस शिखर की चोटी पर एक खोखला भाग है जिसे गौतम बुद्ध का श्रीपद माना जाता है। इस्लाम धर्म के लोग उस चिन्ह को हजरत मोहम्मद के पैर मानते हैं। मुस्लिमों का मानना है कि हजरत मोहम्मद स्वर्ग से निष्कासित किए जाने के बाद इसी स्थान पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे हैं। अगला है माउंट किनाबालू, यह पर्वत शिखर इंडोनेशिया द्वीप समूह में के बोर्नियो द्वीप पर मलेशियाई भाग में उत्तर दिशा में अवस्थित बोर्नियो का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 4101 मीटर है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। अच्छा, बोर्नियो द्वीप में एक जो आपकी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी है आप जकार्ता है, अभी प्रस्तावित है, ठीक है, जो कि नुशंतारा को बनाया गया है, तो बोर्नियो द्वीप में लोकेटेड होगा वो। अगला है आपका अनातोलिया पर्वत शिखर, तो तुर्की के मध्य पठारी भाग को अनातोलिया कहा जाता है। इसकी दक्षिणी
दक्षिणी में जो है इसके दक्षिण में टारस पर्वत, पश्चिम में एजियन सागर तथा उत्तर में काला सागर अवस्थित है, जबकि पूर्व की सीमा अरारात पर्वत योम अर्मीनिया की गांठ बनाई रही है। यहाँ की अंगूरा बकरी की मुलायम ऊन तथा किशमिश विश्व प्रसिद्ध है। अगला है टंगानिका पठार। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में टंगानिका झील के पूर्व स्थित बेसाल्ट पठार है। अगला है ओजार्क पठार। तो ओजार्क पठार कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकनसास तथा मिसौरी प्रांतों में फैला एक अपरदित पठार है, जिस पर व्हाइट नदी प्रवाहित होती है। पठार दे रखी है, उनका लोकेशन है मेसेटो पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है, एशिया माइनर तुर्की में है, चियापास पठार दक्षिण मैक्सिको में है, अलास्का यूक्रान पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कोलोरेडो पठार तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में। पैठागोनिया पठार कहाँ है? तो पैठागोनिया पठार अर्जेंटीना स्थित शीतोष्ण मरुस्थलीय पठार है। फॉकलैंड ठंडी धारा के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह भेड़ पालन किया जाता है यहाँ पर। कहाँ पर? पैठागोनिया पठार में। बोल्विया का पठार है, तो पेरू योम बोल्विया, तो पेरू व बोल्विया के मध्य पटल विरूपड़ी बल से निर्मित अंतः पर्वतीय पठार है। यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार जायरे स्थित तांबा व हीरा उत्पादक क्षेत्र है। कांगो या जायरे नदी का उद्गम इसी पठार से होता है। लोमामी नदी भी इसी पठार से निकलती है। अगला है हिमनद। हिमनद जल परिवर्तन की संवेदनशील संकेतक होते हैं। तो हिमनद जो है वो जलवायु परिवर्तन की संवेदनशील संकेतक होते हैं। क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलहट एवं जल से निर्मित क्षेत्र जहां बर्फ की अधिकांश समय बर्फ जमा होती है हिमनद कहलाते हैं। अत्यधिक भार व गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रवाहित होते हैं। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा 2.1% हिमनदों में बर्फ के रूप में मौजूद है, जबकि 97.2% की उपस्थित महासागरों एवं अंतःस्थलीय समुद्रों में होती है। पृथ्वी के 91% हिमनद अंटार्कटिका तथा 8% हिमनद ग्रीनलैंड में है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 10% भाग पर हिमनद विद्यमान है। आइए कुछ प्रमुख हिमनद दे रखे हैं और कहाँ पर वो स्थान है हिमनद का। तो सियाचिन जो हिमनद ग्लेशियर है यह हिमालय का पूर्वी काराकोरम रेंज में है। हिस्पार काराकोरम रेंज में, बियाफो काराकोरम में है, बल्तोरो भी काराकोरम, रोंगबुज कंचनजंगा एवरेस्ट पर है। चोंगो लुंगमा ग्लेशियर जो है काराकोरम में है। खुर्दाल्पो तो खुर्दाल्पो भी काराकोरम में। लोलो फांद काराकोरम में है। यारकंद रिमो काराकोरम में। गंगोत्री कुमाऊं गढ़वाल रीजन में। इसके बाद गाडविन आस्टविन काराकोरम रेंज में। जेमू भी कंचनजंगा में है, ये सिक्किम में। सातो पंथ जो है ये कुमाऊं गढ़वाल है और डोकरायन कुमाऊं गढ़वाल में। लोनक ग्लेशियर जो है ये उत्तर पूर्व हिमालय में लोकेटेड और छोटा सिगुरी जो है पीर पंजाल में है। ट्रांगो जो है ये काराकोरम रेंज में। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं काराकोरम रेंज। आगे बढ़ते हैं। आपका मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां जलप्रपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होते हैं। प्रायः रेगिस्तानी मैदानों को मरुस्थल कहा जाता है। अटाकामा मरुस्थल है, तो चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इस मरुस्थल में नाइट्रेट यानी सोरा, आयोडीन तथा बोरेक्स के भारी भंडार है, जिनका उपयोग रासायनिक खाद बनाने के काम में किया जाता है। गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में अवस्थित एक उष्ण मरुस्थल है। गिब्सन का मरुस्थल, इस मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। प्राकृतिक वनस्पति में ऑस्ट्रेलियाई बबूल तथा कांटेदार झाड़ियां मुख्य हैं। कंगारू मुख्य जंगली पशु है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। अगला है आपका गोबी मरुस्थल। मंगोलिया तथा चाइना के उत्तरी भाग में फैला हुआ गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। उसमें रेत की मात्रा तो कम है, परंतु वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। इस मरुस्थल में शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल गोबी मरुस्थल। अगला है आपका ईस्टर्न मरुस्थल डेजर्ट। तो नील नदी तथा लाल सागर के बीच मिस्र में अवस्थित यह एक उष्ण मरुस्थल है। इसमें औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। इसकी मुख्य वनस्पति नागफनी है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला यह एक उष्ण मरुस्थल है। इसके किसी भाग पर रेत और कहीं कहीं बंजर चट्टानें हैं। इस मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार मिलते हैं। ग्रेट विक्टोरिया
मरुस्थल की। रब अली खाली, तो रब अल खाली जो है यह कहाँ पर है? तो रब अल खाली अरब में विस्तृत उष्ण मरुस्थल है जिसमें विश्व में सबसे अधिक रेत पाया जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तेल के भंडार मिलने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। कराकुम मरुस्थल, कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के मध्य अवस्थित कराकुम एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल का रेत काले रंग का है। आमू नहर की खुदाई करने के पश्चात इसके बहुत से भाग को सिंचित करके कृषि के अंतर्गत ले लिया गया है। आमू नहर आसिकाबाद नगर के पास गुजरकर कैस्पियन सागर की ओर जाती है। यह कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान में विस्तृत है। कराकुम मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल दे रखे हैं और उनकी लोकेशन है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, न्यूबियन मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका होगा और न्यूबियन मरुस्थल भी उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन सिम्पसन ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया है। नफूद हमद मरुस्थल सऊदी अरब में होगा। गोबी मरुस्थल जो है आपका मंगोलिया व चाइना। कालाहारी बोत्सवाना में। तकला मकान सीक्यांग प्रांत चाइना में। सोनोरान मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका है। नाबीब मरुस्थल नामीबिया में। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में। थार मरुभूमि उत्तर पश्चिमी भारत व पाकिस्तान। सोमाली मरुभूमि जो है या सोमालिया है। अटाकामा उत्तरी चिली है। रब अल खाली सऊदी अरब में है। जबकि कायजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में। दस्त ए लुट पूर्वी ईरान में है। दस्त ए कबीर दक्षिणी ईरान में। तो लुट जो है वो पूर्वी ईरान है जबकि कबीर जो है वो दक्षिणी ईरान है। मोजाबे या मोहावे संयुक्त राज्य अमेरिका में है जबकि पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में अवस्थित है। अगला मरुस्थल है लोपोनोर मरुस्थल। तो यह चाइना के दक्षिण भाग में विस्तृत एक शीतोष्ण मरुस्थल है। यह चाइना का परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। न्यूबियन मरुस्थल मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर लाल सागर के पश्चिम तट पर स्थित एक मरुस्थल है। यह नील नदी के पूर्व स्थित लघु प्लेट भी है जो कि उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर बद्दू जनजातियां निवास करती हैं। अगला मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित एक मरुस्थल जिसके पूर्व में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, दक्षिण में कारू पर्वत तथा पश्चिम में चेला पर्वत स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 914 मीटर है। यह ऑरेंज नदी के उत्तर तथा नगामी झील के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ बुशमैन जनजातियां निवास करती हैं। आइए विश्व के वन के बारे में देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह वन पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय भागों में जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 अक्षांशों तक होगा। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ के वनों के उगने वाले जो वृक्षों की पत्तियां हैं वह चौड़ी होती हैं तथा लकड़ी कठोर होती है। इन वनों का विस्तार दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका जायरे बेसिन, गिनी तट, एशिया, इंडोनेशिया, दक्षिणी म्यांमार, भारत की पश्चिमी घाट, असम, बांग्लादेश और मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर है। इनमें महोगनी, रोजवुड, इबोनी, सिंकोना, रबड़, ताड़, आइवरी, लिगनमा इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रकार है अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन है। ये वन उष्णकटिबंध में उन भागों में मिलते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो कौन से प्रकार के हैं जो भारत में पाए जाते हैं? तो यही प्रकार है अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन। इन क्षेत्रों में तापमान एवं वर्षा में मौसमी परिवर्तन होता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं शीतकाल शुष्क रहता है। इस कारण यहाँ की वनस्पति वर्ष भर हरी भरी नहीं रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, उत्तरी तथा मध्य म्यांमार, थाईलैंड इत्यादि आदि जगहों पर मिलते हैं। यहाँ के वनों में साल, सागवन, शीशम, बांस, बेत, गुर्जन, बरगद, नीम, कदम इत्यादि वृक्ष प्रचुर मात्रा में उगते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 और 30 अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में अफ्रीका का विशाल सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल, एशिया के अरब एवं थार मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के पेरू एवं अटाकामा मरुस्थल एवं ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल सम्मिलित है। इन मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं विषम होती है। नागफनी, कटीली झाड़ियाँ और मोटे फलों और मोटे पत्तों की घासें यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। इन प्रदेशों में जल स्रोतों के समीप ताड़, खजूर, बबूल आदि के पेड़ पाए जाते हैं।
अगला है भूमध्य सागरीय वन है। तो मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें अंगूर है, नींबू, संतरा, सहतूत, नाशपाती, अनार प्रमुख हैं। चैपरेल, लेवेंडर तथा अन्य सुगंधित जड़ी बूटियां भी यहाँ पाई जाती हैं। अगला प्रकार शंकुधारी वन। तो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में तथा अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस इन वन के प्रमुख वृक्ष हैं। पर्णपाती वन। ये वन शीत जलवायु वाले तटीय प्रदेशों, एशिया के मानसूनी प्रदेशों, उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली, ब्राजील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ ओक, बीज, वालनर, सागवन, शीशम, शाल, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रकार है टुंड्रा वन का प्रकार। तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऊपर के एशियाई, यूरोपीय व उत्तरी अमेरिका भागों में वनस्पतियाँ अत्यंत विरल हैं। यहाँ पर केवल लाइकेन, एल्गी व जंगली झाड़ियाँ थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। रेडियल टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख पशु है और यहाँ के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। एस्किमो। और जबकि प्रमुख जो पशु है वो रेडियर है, रेडियर। अगला आपका है विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश दिए गए हैं। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। तो याद रखिएगा इन टॉप 10 जो है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि अमेरिका और चाइना में कन्फ्यूज हो जाते हैं। कई लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका जो है वो तीसरे नहीं चौथे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल यदि पूछा जाता है आपसे तो क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर होगा, ना कि चौथे पर। चौथे नंबर पर चाइना होगा, याद रखिएगा। कई लोग जो है, शायद जो पहला हमने टॉपिक कराया था जो सामान्य जागरूकता का है, भारत के पड़ोसी देशों में जब चाइना का नंबर था, दूसरे नंबर पर पहला बांग्लादेश, दूसरे पर जब चाइना के बारे में बताया तो वहाँ पर बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो चौथा स्थान है। तो किसी ने कमेंट किया शायद तीसरे स्थान पर है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर यूएसए है और चौथे पर जो है वो चाइना है। तो इसको गांठ बांध लेना, गलती नहीं करना एग्जाम में। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भूमि क्षेत्रफल में, लैंड एरिया में तो नंबर तीसरे पर चाइना है, लेकिन टोटल जो क्षेत्रफल है वह जो है चाइना का क्षेत्रफल यूएसए से कम है। यूएसए का जो एरिया है पूरा क्षेत्रफल, जिसमें कि जलीय सीमा की अगर जलस्थल की अगर बात कर लोगे आप, तो टोटल जो है वो 98 लाख जो है ये 26,675 वर्ग किलोमीटर होगा एरिया, यहाँ यूएसए का होगा। वहीं पर चाइना का जो टोटल एरिया है दोस्त वो है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। और अपने प्यारे भारत का आप जानते हो 2,32,370। भारत का रैंक जो है 7वें पर है, तो ये है 32 यानी 3 लाख करके है, 32 लाख हो जाएगा, 32,87,263 करके है, ठीक है। तो भारत 7वें पर है। तो ये स्थल सीमा है, यहाँ पर टोटल एरिया जिसमें कि जल सीमा और लैंड सब शामिल होंगे, तब इस हिसाब से आप देखेंगे तो यूएसए जो है तीसरे पर है, चाइना चौथे पर चला जाता है। लेकिन वहीं पर अगर देखोगे अगर जल सीमा, तो जल सीमा में थोड़ा जो है जलीय सीमा यूएसए में ज़्यादा मिलती है। टोटल एरिया का यूएसए का जो जलीय स्थल है वो लगभग जो है 2.23% करके है, लेकिन चाइना का 1.41 है। तो इसलिए जो है वो एरिया में जो है वो भूमि एरिया में, याद रखना भूमि। अगर पूछा जाता है विश्व में भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर होगा चाइना का, तो तीसरा। एरिया में पूछा जाता तो चौथे पर ही लगाना आप। चलिए, कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब कन्फ्यूज नहीं होना, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाता है तो चाइना को चौथे पर ही लगाना, तीसरा नहीं लगाना। तीसरा यूएसए। लेकिन कुल भूमि क्षेत्रफल में पूछा जाता जब चाइना लगाना तीसरा। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, इसके बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत है तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया सम्मिलित हैं। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड जो है वो सम्मिलित हैं। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें शामिल प्रमुख देश हैं अल्बानिया, बोस्निया है, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। अधीन क्षेत्र या निर्भर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके पास एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता या संप्रभुता नहीं होती है। इन्हें शासक राष्ट्र की मुख्य भूमि का हिस्सा भी नहीं माना जाता है। मार्टिनिक द्वीप कैरिबियन सागर के पूर्व में स्थित, इस पर जो है फ्रांस का अधिकार है।
तो फ्रांस का जो अधिकार है कैरिबियन सागर में जो स्थित है मार्टिनिक द्वीप, इस पर अधिकार किसका है? फ्रांस का। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क पर अधिकार है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अजोर्स द्वीप पुर्तगाल के पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र में स्थित है। 3 मुख्य समूहों में एक है और ये द्वीप ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। यह पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र है अजोर्स द्वीप। कैनरी जो द्वीप समूह है यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी में स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। इस पर स्पेन का अधिकार है। बोवेट द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है जिस पर नॉर्वे का अधिकार है। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है। कुकू आइलैंड न्यूजीलैंड के अधीन क्षेत्र है। अगला है विश्व के देशों के परिवर्तित नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते हो जो तुर्की है, हाल ही में न्यूज़ में आप देखा होगा तुर्की का नाम तुर्कीये कर दिया गया है, तुर्कीये। जापान का पुराना नाम रहा है निप्पन, ईरान का पर्शिया है, लेशिथो का वार्सितो लैंड है, वार्सितो लैंड। आगे देखो, इथियोपिया का पुराना नाम रहा है इबिसिनिया, बोत्सवाना का बिचवाना लैंड है, जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया रहा, जावा का सुवर्ण द्वीप, हवाई द्वीप का सैंडविच द्वीप रहा, मलावी का पुराना नाम न्यासालैंड रहा, नीदरलैंड का हालैंड रहा, बेलीज का ब्रिटिश होंडुरास, जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया, जायरे का कांगो गणराज्य, बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान, मलेशिया का मलाया, जिबूती का फ्रेंच सोमालीलैंड, जबकि मालागासी का मेडागास्कर पुराना नाम था। आइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को देखते हैं। ये ऑलरेडी पड़ोसी देश में कवर कर चुके हैं, लेकिन जो पड़ोसी सीमाएं रहीं उन्हीं को कवर किया गया है। सामान्य जागरूकता 99.99% वाली क्लास में चलिए कवर कर लेते हैं। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा जो है वो विवादों के कारण चर्चा में रही। मैकमोहन रेखा किसके बीच? तो भारत और चाइना के मध्य है। भारत इसे अस्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है जबकि चाइना इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानता है। मैगिनाट रेखा किसके बीच है? तो फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। मैन रहीम रेखा सोवियत रूस को फिनलैंड से अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित सीमा निर्धारण करती है। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच सीमा निर्धारण करती है। विश्व के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियाँ हैं। तो इस टॉपिक को मैं स्किप करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको करा चुका हूं। आपका जो सामान्य जागरूकता वाला टॉपिक है, दूसरा जो टॉपिक दिया गया है आपका सिलेबस में, चलिए यार कवर ही कर लेते हैं। एक बार पढ़ना ही तो है। नाइजीरिया अबुजा हो जाएगा, जाम्बिया लुसाका है, बहामास का नशाऊ है, युगांडा का कंपाला है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, नॉर्वे का ओस्लो है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, केन्या की नैरोबी है और घाना का अकरा है। इसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी जो है वर्तमान में भी जकार्ता ही है। कुछ लोग नुसंतारा बोल देंगे, तो नुसंतारा भी जो है आपका वो प्रस्तावित घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो घोषित जो राजधानी वर्तमान में वो जकार्ता ही है, वो प्रस्तावित है। नुसंतारा याद रखो, पूछ लिया जाता है यदि कि प्रस्तावित राजधानी, तो नुसंतारा याद रखो। सीरिया का दशमिक है, मिस्र की काहिरा है, सर्बिया की बेलग्रेड है, चेक गणराज्य की प्राग है, आयरलैंड की डबलिन है, ओमान की मस्कट है, बेलारूस की मिन्स्क राजधानी है, चिली की जो है शांटियागो है। लिली का देश कौन सा है? कनाडा। ये दूसरे पेज पे, एक्सक्यूज मी। चलिए, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वह सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जबकि उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है। पेरू की राजधानी लीमा है, जॉर्डन की राजधानी अम्मार है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, माली की बमाको है, इराक की राजधानी बगदाद है, चीन की राजधानी बीजिंग है, रशिया की राजधानी मास्को है, लातविया की राजधानी रीगा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, यूनान की राजधानी एथेंस है। यूनान की राजधानी एथेंस हो गया। रोमानिया की बुखारेस्ट है, अल्बानिया की तिराना है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मंगोलिया की उलन बटोर है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, गैम्बिया की राजधानी बांजुल है, हंगरी की बुडापेस्ट है, फिनलैंड की हेलेंसिकी है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो इस तरह आपने राजधानियाँ देखा, थोड़ा सा दिया था, और आप करंट में आप अपडेट होते होंगे, अपने आप को करते होंगे। तो एक आपका जो बदला है, राजधानी का नाम अपने बदल दिया है, कौन सा था? ये कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान या कजाकिस्तान, जिसकी जो राजधानी थी आसमाना, अब ये जो है वर्तमान में राजधानी नूर सुल्तान है। ये करंट में आप अपडेट होते होंगे आप। ठीक है, करंट में कई प्रश्नों में आप लगा चुके होंगे MCQ में। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। ये अपडेट आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक उपनाम। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं।
एडियाट्रिक की राजधानी वेनिस इटली को कहा जाता है। नील का वरदान मिस्र है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। लॉन्ग द्वीप जंजीबार है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये आपका भूटान है। पेट एग्जाम 2021 में पूछा गया। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जलसंधि है। पवित्र भूमि फिलिस्तीन जेरूशलम है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है। विश्व चीनी का कटोरा क्यूबा है। उसके बाद नहरों का देश पाकिस्तान हो गया। अंध महाद्वीप अफ्रीका है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। यूरोप का रोग तुर्की है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। चीन का शोक ह्यांगो नदी यानी पीली नदी को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरित या उत्तरी अमेरिका है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है पंचनद। इसके बाद आप देखोगे बंगाल का शोक दामोदर नदी है। जिस तरह कोसी बिहार की शोक है। अरब सागर की नदी जो है ये कोचीन है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को। तो इस तरह आपने देखा प्रमुख जो कुछ नाम दिए गए। कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका लिली का देश। तो लिली का जो देश है वो कनाडा को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा है। ग्रेनाइट सिटी जो है एबरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है। निरंतर बहने वाले झरनों का जो शहर हुआ क्यूटो शहर है इक्वाडोर का। गोरों की कब्र जो है वो गिनी तट है। तो याद रखना गोरों की कब्र हो गए गिनी तट। इसके बाद आप देखोगे एशिया का पेरिस थाईलैंड हो जाएगा। पिलर्स ऑफ क्लोब्स किसे कहा जाता है तो जंजीबार तंजानिया है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाव अल मंडीव जलसंधि को। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा केंट को। हजारों हाथियों का देश किसे कहा जाता है लाओस को। पिलर्स ऑफ द हरक्यूलिस जिब्राल्टर जलसंधि को। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है थाईलैंड को। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड्स को कहा जाता है। आइए देखते हैं देश दिए हैं और शहर हैं और नदियां हैं। तो न्यूयॉर्क जो शहर है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया। पर्थ शहर ऑस्ट्रेलिया का स्वान नदी के किनारे। हैम्बर्ग शहर जर्मनी का एल्ब नदी के किनारे। कीव शहर यूक्रेन की राजधानी है। तो ये जो है नीवर नदी के किनारे स्थित है। लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है। काहिरा मिस्र का नील नदी के। खार्तूम शहर नील नदी के किनारे स्थित है। रॉटरडम राइन नदी के किनारे। काराकश जो है ये वेनेजुएला का और ये ओरिनोको के किनारे स्थित है। क्यूबेक सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है। वारसा शहर वेस्टुएला का किनारे स्थित है। बेलग्रेड ड्यून्यूब नदी के किनारे स्थित है। बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बसरा दजला एवं फरात नदी के। टोक्यो जापान का ये अराकाबो नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन जो है पुर्तगाल की सिटी ये टगस नदी के किनारे। अमेरिका की सेंट लुइस शहर मिसिसिपी नदी के किनारे। मास्को जो शहर है रसिया का ये मस्कबा नदी के किनारे स्थित है। असवान शहर नील नदी के किनारे मिस्र का है। लंदन जो ब्रिटेन का शहर ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अब आइए देखते हैं विश्व के जलवायु तो मौसम है। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य होता है जो तापमान वर्षण वायुदाब पवनों एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अर्थ अवस्थाओं तथा विविधताओं के औसत को जलवायु कहते हैं। सामान्य तौर पर विश्व की जलवायु को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, ध्रुवीय एवं उच्च अक्षांशीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु के जो लक्षण है वहाँ पर वर्ष भर औसत तापमान 18 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है। शुष्क जो जलवायु वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु ये ठंडे महीनों का औसत तापमान 3 से लेकर के 18 सेंटीग्रेड से कम होता है। 3 से 18 तक, लेकिन कम 18 से। इसके बाद है शीतोष्ण जलवायु है तो वर्ष की सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान यहाँ पर जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और उच्चतम जो होता है वो 10 से अधिक होता है। ध्रुवीय जलवायु यहाँ के लक्षण है सभी माह में जो है औसत तापमान 10 डिग्री से नीचे कम होता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क तथा मकर रेखा के बीच पाई जाती है। यहाँ पूरे वर्ष सूर्य के ऊर्ध्व तथा अंतर उष्णकटिबंधीय विषण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है। तो यह विषुवत रेखा की दोनों तरफ लगभग 5 से 10 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार है। इस जलवायु प्रदेश में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण पूरे वर्ष ऊंची में लगभग समान तापमान बना रहता है। जलवायु प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है जो तड़ित झंझा के साथ औसतन 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष होती रहती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत प्रमुखतः दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन क्षेत्र, सर्वाधिक विस्तार वाला अफ्रीका महाद्वीप का कांगो बेसिन क्षेत्र व दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप शामिल किए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका जो विस्तार है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्वी किनारों पर 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह जलवायु जो प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी कहा जाता है। तो ये भूमध्य जो रेखा है आपकी, भूमध्य रेखा के जो 5 डिग्री से लेकर के 30 तक जो पाए जाते हैं वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है ऊपर नीचे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश में हवाएं सामान्यतः 6 माह के लिए स्थल से समुद्र की ओर तथा 6 माह के लिए समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं।
संसार के प्रमुख मानसूनी प्रदेश भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिणी चीन, फिलीपींस, द्वीप समूह तथा क्यूसीलैंड की तटीय भाग एवं दक्षिणी न्यू गिनी है। मानसूनी जलवायु की विशेषता उष्ण तथा आर्द्र ग्रीष्मकाल तथा शुष्क एवं शीतकाल है। उष्ण कटिबंधीय तो वर्षा की जो मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो होती है सदाबहार वन प्रकृति के होंगे, जहाँ महोबनी एवं यबोनी जो है पेड़ मिलेंगे आपको। 200 से 250 सेंटीमीटर अर्ध सदाबहार वन मिश्रित वनस्पति प्रदेश है। 150 से 200 अर्ध पर्णपाती वन है, टीक शाल वृक्ष मिलेंगे। साल यहाँ पर दिया है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा जो होती है वह शुष्क पर्णपाती वन होंगे। मिश्रित वनस्पति प्रदेश मिलेगा। 60 से 100 सेंटीमीटर कटीले वन होंगे, बबूल, नीम आदि। इसके बाद 40 से 60 सेंटीमीटर सवाना वनस्पति मिलेंगे। भारत में कटीली वनस्पति प्रदेश जो काटे जाने के बाद छोटे वृक्ष या घास निकलते हैं सवाना वनों में मिलते हैं। 40 सेंटीमीटर से कम जहाँ बरसात होगी वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति होगी और वहाँ पर कैक्टस और आपके एकिसिया नामक जो है वृक्ष मिलेंगे। अगला है आपका सवाना तुल्य प्रदेश। तो सवाना तुल्य जो जलवायु प्रदेश है इसका विस्तार दोनों गोलार्धों लगभग जो है वो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से लेकर के जो है वो 10 डिग्री के बीच होगा और 15 से 20 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य पाया जाता है। तापमान विभिन्नता की दृष्टि से यहाँ 3 प्रकार के मौसम का विकास हुआ। शुष्क शीत मौसम है, शुष्क उष्ण मौसम, आर्द्र उष्ण मौसम। यह जलवायु अफ्रीका में जो है यह जलवायु अफ्रीका में विषुवत रेखीय जलवायु उत्तर व दक्षिणी मध्य ब्राजील, पराग्वे है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, गुयाना एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मरुस्थलों को शामिल किया गया है। एशिया का थार मरुस्थल हो गया, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल, अफ्रीका की सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल। विश्व के प्रमुख घास के मैदान दिए हैं, तो मिलान करने को अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑनलाइन में भी पूछा जा सकता है। तो सवाना घास के जो मैदान वो अफ्रीका में मिलेंगे, कंपोस्ट ब्राजील में मिलेगा आपको, लानूस जो वेनेजुएला में और पंपास उरुग्वे ब्राजील में मिलेगा। प्रेरी जो घास मैदान उत्तरी अमेरिका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी घास का मैदान मध्य एशिया वो पूर्वी यूरोप में मिलेगा। पोस्टाज हंगरी, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया, जबकि कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड। समूह दिए हैं प्रकार वन के, जलवायु यहाँ पर कूट अक्षर दिए हैं, ये आपका जो कोपेनहेगन उनकी है और यहाँ पर आपको अक्सर पूछा जाता है, कोड पूछ लिया जाता है। तो जो कूट अक्षर है इनको आपको देखते रहना है, यही आपसे पूछ भी लिया जाता है, पीसेस वगैरह में यूकी वगैरह पूछे गए हैं। अगला है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है इसका प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यहाँ का कोड है AF है, वर्ष भर अधिक वर्षा क्षेत्र होता है इसका। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का AM कोड है और यहाँ पर जो है मानसूनी जलवायु लघु शुष्क शीत ऋतु है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु EW है, शीतकाल की वर्षा ऋतु है। इसके बाद देखोगे शुष्क जलवायु का, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय, तो ये यहाँ पर कॉमन आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय में। इसके बाद शुष्क जलवायु में आप देखेंगे भी यहाँ पर कॉमन है। तो उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय कमलस्थलीय है, अक्षांशीय स्टेपी जलवायु है मध्य। तो BSK है, BWH, इन्हीं कोड को आपको याद रखना है। निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क क्षेत्र है, निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र है, मध्य अक्षांशीय अर्ध एवं शुष्क या शुष्क क्षेत्र। तो जब वो हैंड रिटन नोट कराएंगे उसमें अच्छे से जो है कंप्लीट करा, बिल्कुल शार्ट में। अब ये बुक है इसको आप कंप्लीट करिए, बस कोड को यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए। समशीतोष्ण जो आर्द्र जलवायु है पश्चिमी यूरोप तुल्य है। CF होगा, वर्ष भर वर्षा होती है यहाँ पर। भूमध्य सागरीय जलवायु का CS, यहाँ पर ग्रीष्म काल शुष्क है। चीन तुल्य जो है वो आपका यहाँ पर CW शीतकाल होगा। शीतोष्ण जलवायु शीतार्द्र जलवायु है, कोई से इसको ऋतु नहीं है, DF तो DWT। इसके बाद आगे देखते हैं ध्रुवीय जो जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु टुंड्रा जलवायु का ET है, ध्रुवीय हिमटोपी का EF है, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र होता है ध्रुवीय हिमटोपी में। आगे देखते हैं, अगला है आपका टाइम जोन। तो खासकर जो आपके पेट एग्जाम में पूछा जाना है ना दोस्त, वो खास पर जो फोकस है आपको इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी से आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में लिखा भी है कि बस विश्व की बस थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना है, खासकर जो आपको फोकस करना है वो इंडियन ज्योग्राफी पर। आइए देखते हैं टाइम जोन को। मानक समय या किसी देश के मध्य गुजरने वाली आमोत्तर का माध्य होता है, जो कि स्थानीय सीमा की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत का जो यामक वो मानोत्तर है वो आपका यहाँ पर 22.5 डिग्री पूर्वी आमोत्तर है, जो कि इलाहाबाद नदी से गुजरती है, जो कि संपूर्ण भारत के लिए मानक है ये आपका। इसके बाद है इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की विभिन्नता को समायोजित करने की समस्या समाप्त हो जाती है। स्थानीय समय की गणना में सहायक जो तथ्य हैं, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनिच रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर होते हैं, जबकि 80 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी देशांतर व दाईं ओर पश्चिमी देशांतर
होते हैं। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक एक देशांतर पर समय जो है 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट की कमी आती है, जबकि दाईं ओर जाओगे तो वृद्धि होगी। 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उपयुक्त तीनों प्रतिक्रियाएं विपरीत रूप से कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो पृथ्वी पर 180 आमंतर के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने और साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत सागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार कर समय 1 दिन बढ़ाया घटाया जा सकता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिमी दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है और पूर्व दिशा में 1 दिन घटा दोगे। आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास है। किसी विशिष्ट समय में किसी प्रदेश की जनसंख्या का परिवर्तन, उसका घनत्व प्राकृतिक दशाओं के अतिरिक्त वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व जनांकीय कारकों का परिणाम होता है। पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद समूह पाए जाते हैं: पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप, पूर्वी एंग्लो अमेरिका। जनसंख्या वितरण के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 11 जुलाई आप जानते हो, इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस हर साल के 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या 6 अरब को पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 31 अक्टूबर 2011 को 7 अरब के आंकड़े को पार कर गई थी। विश्व की कुल जनसंख्या 75% भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पेलिनेशिया, मेलानेशिया तथा माइक्रोनेशिया के अल्प विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। जनसंख्या का शेष 24.5% भाग यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं न्यूजीलैंड जैसे विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या प्रतिशत में दी है। एशिया में देखोगे तो 58.2%, यूरोप में तो एशिया में देख रहे आधे से अधिक एशिया में भरे पड़े हैं सब। लैटिन अमेरिका में यहाँ 5.8%, उत्तरी अमेरिका में 5.4% है, ओशिनिया में 0.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। दक्षिणी गोलार्ध में 10% से भी कम आबादी रहती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या समुद्र से 500 किलोमीटर दूरी अंदर तथा 3/4 जनसंख्या समुद्र में 100 किलोमीटर दूरी के अंदर पाई जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में शुष्कता व दुर्गमता के कारण जनसंख्या कम है। इस प्रकार तट से बढ़ती दूरी तथा जनसंख्या घनत्व के बीच ऋणात्मक संबंध मिलता है। तो जैसे जैसे तट से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी, इन दोनों में जो है आपस में निगेटिव रिलेशन होगा। आगे देखो आप यहाँ पर विश्व जनसंख्या का क्षेत्रवार वितरण दिया है। तो एशिया का यहाँ पर देखो ये मिलियन में है तो 4504 मिलियन दिया है। अफ्रीका का है, यूरोप का है, लैटिन है। तो सबसे ज़्यादा याद रखो ये एशिया में ही जानता जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे पर अफ्रीका है, यूरोप है, फिर लैटिन, उत्तरी अमेरिका, सबसे नीचे ओशिनिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के शीर्ष जनसंख्या वाले देश दिए हैं। तो चाइना जानते हो नंबर 1 है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर यूएसए है। इंडोनेशिया जो है वो चौथे नंबर, ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है। इस तरह आप देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा याद रखो बहुत है। भारत से आगे, भारत से पीछे। तो भारत से आगे चाइना है, भारत से पीछे यूएसए है। आगे बढ़ो। विश्व जनसंख्या व नगरीकरण। तो विश्व जनसंख्या व नगरीकरण है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल जो है वो मनाया जाता है। कारण रहा 11 जुलाई 1987 की विश्व जनसंख्या रही वो 5 अरब पार करने पर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्रम चाइना, भारत, संयुक्त राज्य। तो चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखो। आगे बढ़ते हैं। टॉप 3। सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। उसके बाद अफ्रीका है। तो धर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा रिलीजन है वह क्रिश्चियन, ईसाई हैं। उसके बाद मुस्लिम, फिर तीसरे नंबर पर हिंदू हैं, चौथे पर बुद्ध हैं। जनसंख्या वृद्धि देखोगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वह नाइजीरिया, अफ्रीका का है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप अफ्रीका का है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप यूरोप है। जनसंख्या घनत्व तो देखोगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में भरी पड़ी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यही होगा एशिया। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो क्षेत्र है वह मकाऊ का है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जो क्षेत्र है वह ग्रीनलैंड है। जीवन प्रत्याशा, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा जापान। सर्वाधिक पुरुष जीवन प्रत्याशा वाला देश आइसलैंड है। सर्वाधिक महिला जीवन प्रत्याशा वाला देश जापान। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर बेलारूस। न्यूनतम जीवन प्रत्याशा सीरा लियोन है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर अफगानिस्तान। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर फिनलैंड। अनुकूलतम लिंगानुपात है। न्यूनतम प्रजनन दर इटली है। अब इसका जो है आपको एग्जैक्ट जो डाटा है लेटेस्ट में जो आता है आपको उसी को देखना होता है। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अब तो लेटेस्ट ही है, इसे अभी नहीं देखो। प्रवासी जनसंख्या, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या वाला महाद्वीप यूरोप है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या प्रदेश वाला यूनाइटेड अरब अमीरात है। नगरीकरण में देखो तो सर्वाधिक नगरीकृत जो कंट्री है वो सिंगापुर है। न्यूनतम नगरीकृत देश जो है वो त्रिनिदाद एवं टोबैगो है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका है। न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र अफ्रीका है।
विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से संघाई चाइना का है। तो ये ऑलरेडी टॉपिक इसको कवर किया गया है जो पड़ोसी कंट्री से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा नगरीय जो समूह है टोक्यो याकोहामा का है, दक्षिण एशिया संबंधित। और देखिए जनसंख्या दक्षिण एशिया से सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिण एशिया भारत, सर्वाधिक जनघनत्व मालदीव का, सर्वाधिक साक्षरता श्रीलंका, सर्वाधिक नगरीकृत दक्षिण एशिया का जो देश है वह भूटान है, सर्वाधिक प्रजनन दर अफगानिस्तान। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप जरूर देखिएगा अच्छे से, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, यहीं से आपके एग्जाम में पूछ लेगा छोटी चीज़ें, क्योंकि जनरल चीज़ें पूछेगा आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, बाकी इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा आपको पढ़ना है पेट के लिए। बाकी विश्व भूगोल के बारे में बस थोड़ा जानकारी रखना आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं। सर्वाधिक प्रजनन दर वाला अफगानिस्तान है, सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर में नेपाल है। 21 जून 2019 को जारी विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं एवं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व की कुल जनसंख्या बढ़कर 8.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2050 तक उसकी 9.7 अरब के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं की नवीनतम पुनरीक्षण 21 जून 2019 की डाटा के अनुसार भारत 2027 तक, कब तक, जो अपना प्यारा भारत है, वर्ष 2027 तक चाइना को पछाड़ देगा। किसमें पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ये सब बातें हैं, जानते हो कि तो पॉपुलेशन का एक ही फायदा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो बाहरी से कंट्री से लोग व्यापार करने आते ही हैं इंडिया में, फ़ायदा लोग भी लेते हैं। चलो आगे देखो आप। साथ ही वर्ष 2050 तक नाइजीरिया की जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो अभी आप जानते हो चाइना, इंडिया और अमेरिका जो है टॉप 3 में हैं। अभी नाइजीरिया भी बोल रहा है 2050 तक हम अमेरिका तुमको पछाड़ देंगे, तीसरे पर हम आ जाएंगे पॉपुलेशन में। वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.6 वर्ष आकलित की गई है। 2050 तक इसकी 77.1% हो जाने की संभावना है। वैश्विक जनसंख्या के 11 अरब के स्तर पर स्थिर हो जाने का अनुमान कि इस रिपोर्ट में लगाया गया है। प्रवास का मतलब मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि कारकों के कारण स्थानांतरण से है। राइट जेल ने पहली बार प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। किसने? राइट जेल ने। ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास की कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रवास के नियमों का निर्धारण पहली बार जॉर्ज रेवेनस्टीन ने किया था। रॉयली ने प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया था। E.S. लीवे ने 2 भौगोलिक इकाइयों के बीच प्रवास को आरेख के माध्यम से समझाया है। जून 2020 को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR द्वारा विस्थापितों के संबंध में ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की अंत तक 79.5 मिलियन लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। जो विस्थापित हैं उनकी सर्वाधिक जो जनसंख्या है ना, सर्वाधिक विस्थापित लोगों की, वह कौन सा है? सीरिया से, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, म्यांमार भी है। और वहीं पर शरण देने वाले शीर्ष राज्य, शरण देने वाले तो तुर्की ने अपना नाम बदल के तुर्की कर दिया है, इसी में थोड़ा तुर्की कर दिया। कोलंबिया है, पाकिस्तान है। तो ये सबसे अधिक शरण देने वाले। और सबसे ज़्यादा जो विस्थापित हुए कहाँ से? सीरिया से सब लोग निकले तुर्की में जाके, बस इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना। तुर्की जो है सबसे ज़्यादा शरण दिया है। प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में विश्व में विदेशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है। मैक्सिको इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। तो सर्वाधिक जो प्रवासी भारतीय हैं वो संयुक्त राज्य अमीरात और अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला देश है। इसके पश्चात जर्मनी में जाते हैं लोग, सऊदी अरब और रसिया को स्थान देते हैं। तो हर कोई भागना चाहता अमेरिका। आगे देखो, अगला पॉइंट है कि 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष विश्व प्रवासन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासन दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। जो आपका जो सिलेबस क्रमांक नंबर 12 है, तो 12 में जो 5वां टॉपिक दिया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपकी सिलेबस में है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना। विश्व प्रवासन दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अब विविध को देखते हैं। मिसलेनियस प्रमुख भौगोलिक खोज एवं खोजकर्ता दे रखे हैं। तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई, भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, अलास्का की विटस बेरिंग, दक्षिणी ध्रुव की एमेंडसेन ने और उत्तरी ध्रुव जो है वो रॉबर्ट पियरे के द्वारा खोजा गया। अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक व
तस्मान द्वारा ग्रीनलैंड की खोज, एरिक द रेड द्वारा वेस्ट इंडीज की खोज, कोलंबस द्वारा चाइना की खोज जो है वो मार्को पोलो के द्वारा, कोप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की गई। विश्व के प्रमुख दर्रे हैं। बुचनान दर्रा यूएसए में है, शलांग दर्रा अफगानिस्तान, बाखजीर दर्रा अफगानिस्तान चाइना, स्नेक दर्रा इंग्लैंड में, हल्फाया दर्रा आपका मिस्र में पड़ता है, बोलन दर्रा पाकिस्तान में, अर्लबर्ग दर्रा ऑस्ट्रिया में है, थर्मोपली दर्रा यूनान में है। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। पिग्मी जनजाति क्वांगो बेसिन में मिलती है, बोरा जनजाति अमेजन बेसिन, सकाई जनजाति मलाया में, पपुआन जनजाति पपुआ न्यूगिनी में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल है, मसाई केन्या में, किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान और मध्य एशिया में पाई जाती है, जबकि कुर्द जनजाति ईरान व इराक में मिलती है। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में, इंका जनजाति पेरू में, कैमसिन जनजाति साइबेरिया में, ब्लैक फेलो ऑस्ट्रिया में, फेल्लाह जनजाति मिस्र में और फूला जनजाति अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला है आपका विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तो पिट्सबर्ग नगर लौह इस्पात के लिए है, सिएटल वायु निर्माण के लिए, ओसाका सूती वस्त्र लौह इस्पात के लिए फेमस है, डेट्राइट ऑटोमोबाइल है, मिलान शिल्क वस्त्र उद्योग के लिए, नगोवा जहाज निर्माण और वेनिस कांच उद्योग के लिए, कंसस मांस उद्योग के लिए, हवाना सिगार के लिए, ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए, वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए, कीव इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, लॉस एंजल्स ये जो है आपका पेट्रोलियम और फिल्म के लिए। अगला है विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप हैं और किस देश में लोकेटेड। तो कमचटका रसिया हो जाएगा, मलाया प्रायद्वीप थाईलैंड मलेशिया, ब्रिटानी प्रायद्वीप फ्रांस है, कोला प्रायद्वीप रसिया है, क्रीमिया रूस यूक्रेन में है, फ्लोरिडा जो प्रायद्वीप है यह यूएसए में है और सेबर्ड जो प्रायद्वीप है यह अलास्का यूएसए। तो प्रायद्वीप का मतलब आप समझ रहे हो, तीन ओर से जो है पानी से घिरा हुआ, जबकि जो आपका प्रायद्वीप होता है जैसे अपना प्यारा भारत है तो भारतीय प्रायद्वीप इधर आप देखोगे हिंद महासागर है, यहाँ भी आप देखेंगे तो इधर आपका अरब सागर आ जाता है, जबकि जो द्वीप होते हैं चारों ओर पानी से घिरे हुए होते हैं। आइए अब थ्योरी के पार्ट कंप्लीट हो गए, आप यहाँ पर जो है एमसीक्यू करके कवर करते हैं पूरा। टोटल एमसीक्यू 57 एमसीक्यू दिए गए हैं, फटाफट कवर करते हैं दोस्त। वसंत और विषु कब होता है? यूपी ट्रिपल पैट 2021 पूछा गया। सही जवाब होगा ऑप्शन 21 मार्च। एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी है? 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पैट 2021 में विश्व भूगोल से एक प्रश्न, जैसा कि मैं अभी कह रहा था आपसे कि आपको इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में भाई लिखा गया है, सिंपल सा बात कि आपको विश्व भूगोल के बारे में बिल्कुल सामान्य जानकारी बस ऊपर ऊपर लेना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है दोस्त। तो आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा। 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 60 मिनट बराबर कितना होगा? 15 चौको 60, 15 मिनट। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो जो समय क्षेत्र हैं उनकी संख्या कितनी होगी टोटल? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी 24। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या, बूढ़े लोग। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन श्रीलंका में। निम्नलिखित जो देश हैं इनमें किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बांग्लादेश दे रखा है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, जापान है। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया है। अगला आपका अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताना है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है दोस्त वह आपका यहाँ पर नाइजीरिया होगा। एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या सर्वाधिक जो है वो देखी जा रही है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जापान। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं कितने देश? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी होगा 6 देश। निम्नांकित देशों में से किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुसलमान की जनसंख्या सबसे ज़्यादा इसमें किसमें होगी? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा आपका इंडोनेशिया। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही
अवरोही यानी घटते हुए क्रम है। तो देशों के प्रतिशत नगरीकरण का जो होगा यहाँ पर पहले नंबर पर पाकिस्तान, घटते क्रम में यहाँ पर लगाना है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा 3214। अगला है आपका उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, एक भी नदी नहीं बहती। कौन सा देश है? सऊदी अरब। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी जर्मनी। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ऑप्शन डी यांगसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार, पढ़ाते वक्त अभी देख के बताया कि इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी कांगो। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? सही जवाब बन जाएगा। तो अभी आप पढ़ के आ रहे जो पृथ्वी का पूरा जलमंडल है, वहाँ तो आप देखोगे खारेपन से लगभग 97.5% घिरा हुआ है। 77% जो है, 97% आपका खारा जल हो गया समुद्री भाग वाला। तो मीठा जो ताज़ा जल लगभग 2.5% है आपका, ये पढ़ के आ रहे हो थ्योरी में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 3%। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अब तू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं 97 लिखा होगा, कहीं 97.5 लिखा होगा, कहीं पॉइंट में लिख दिया होगा ऊपर नीचे। तो एग्जैक्ट जो डाटा है अब उसमें पॉइंट के पीछे नहीं परेशान हो। आगे देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? सतह पर जल संसाधन का उदाहरण, तो सतह पर जल संसाधन का उदाहरण सिंपल सी बात झील है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत, मीठे पानी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह है नदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ सी रसिया। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? ऑप्शन बी होगा माउंट चिम्बराजू। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? समझ रहे हो, बढ़ी रही है। पॉइंट और पॉइंट लगा दोगे तो और पॉइंट हो जाएगा, 49 कहीं लिखा मिल जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? अकांकगुआ पर्वत होगा। अगला आप देखो, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा एंडीज हुई। ठीक है, एंडीज बहुत लंबी। आगे देखो, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान, ऑप्शन यहाँ सी होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? ऑप्शन यहाँ का सी नाइजीरिया होगा। अगला है आपका विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल है। कजाइल कुम रेगिस्तान, कजाइल कुम रेगिस्तान का लोकेशन बताइए। सही जवाब होगा उज्बेकिस्तान। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन बी एशिया। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी सी जो है वो ब्राजील में। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है दोस्त, और यहाँ पर आपको मिला देना है वही जो पेड़ बताए गए हैं कुछ रीजन में कौन सा पेड़ मिलेगा आपका। तो महोगनी एवं जो रोजवुड रहा आपका सदाबहार वाले में रहा, यानी जो भूमध्य रेखा होगा विषुवत रेखा के आसपास जो वन होंगे आपके, भूमध्य रेखा के आसपास जो वन होंगे है ना, भूमध्य सागर यानी सदाबहार वन वाले होंगे, ये आपका महोगनी हो जाएगा रोजवुड वाला। इसके बाद मानसूनी की बात करोगे तो मानसूनी वन जो है जैसे कि अपना प्यारा भारत, यहाँ पर आप सागौन व शाखू की बात करोगे। भूमध्य सागरीय वन की बात करोगे तो यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ वृक्ष मिलेंगे आपको? यहाँ पर हो जाएंगे आपके आलू बुखारा प्लम या जैतून होंगे। कोणधारी जो वन शंकु कोण, तो ये जो है आपको चीड़ और फर की तरह होंगे। तो मिला लो भाई, ए का जो है वो आपका बन रहा है 3, बी का 4 और सी का 1 है, डी का 2। तो यहाँ पर आपका 3, 4, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब है। आगे देखो, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कितने देश हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 44। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा।
है ना। तो संख्या कहीं इधर उधर आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? अफगानिस्तान से किसकी सीमा नहीं मिलेगी, इसमें बताइए आप। तो अफगानिस्तान यहाँ अपने प्यारे भारत किधर लगा हुआ है, रसिया यहाँ इधर पड़ा हुआ है, रूस। ऑप्शन यहाँ आपका सी सही जवाब बन जाएगा। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थित का क्रम बताना है आपको। कहाँ से अफ्रीकी जो कंट्री दिए हैं, दक्षिण से उत्तर आपको बताना है। BEO 2006 यानी जो PCS के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो सबसे नीचे जो पड़ेगा वह दक्षिण अफ्रीका होगा, इसके बाद ऊपर देखो तंजानिया जाएगा, फिर नाइजीरिया, फिर अल्जीरिया। ऑप्शन यहाँ पर ये आपका सही जवाब बन जाएगा। आगे देखो आपका निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? स्लोवाकिया के पड़ोसी देश चगड़राज, हंगरी, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी फिनलैंड। अफ्रीका का सिंह किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? सूडान। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ है। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ यहाँ पर नहीं है पूछा है। अच्छा, एक आपका जो भारत का भूगोल कराया गया था, वहाँ पर आपको प्रश्न संख्या जो 9 रहा है, वहाँ पर शायद बी आंसर रहा है, हमने सी बताया है। वो इसी तरह थोड़ा गलत हो गया, तो वहाँ पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो वहाँ पर हमने पिन कर दिया है कमेंट में, उसको वहाँ पर देख लीजिए। PSSC में पूछा हुआ प्रश्न रहा है, वो दर्रे वाले रहा है, ठीक है। अभी ये देख देते हैं लास्ट में। चलिए बताइए भाई, यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त रसिया के साथ, वही अभी जो इस तरह आप करके आए हो। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? औसत जलवायु को जानने के लिए यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा वृक्षों की संख्या। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, क्या कहलाएगा? 52वां समांतर दक्षिण। ऑप्शन डी सही जवाब है। शरदीय विषु यानी रात दिन जो बराबर होते हैं, 2019 में कब था? तो एक दिन आगे पीछे होता रहता है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त 23 सितंबर। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय जो मानक समय है 5.5 घंटा क्या है आगे? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। अगला है आपका ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश की घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ग्रीनविच किस के पास? लंदन दिया है, एम्स्टर्डम है, शिकागो, न्यूयॉर्क। तो सिंपल सी बात भाई, लंदन, ब्रिटेन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये होगा। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो भारत की जानते हो बीच से निकलती है, तो भारत तो होगा ही होगा। तो भारत रेखा जो गमन करती भारत और सऊदी अरब। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा सही जवाब। अगला है दोस्तों 44 नंबर की, एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बेसिक है ये, NCERT बेस्ड आपके आने हैं पेपर में। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त 111 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? यार भूटान पढ़ के आ रहे हैं, ये सी 45 का बता रहे हैं। 1 मिनट का आंसर। अब यहाँ पर 45 का इन्होंने सी दिया है, पाकिस्तान बता रहे हैं मुल्क। अब उर्दू वाला बता रहे हैं मुल्क के हिसाब से बता रहे हैं आंसर। क्या ये लोग कहाँ गया 45 नंबर? चलो भाई, यहाँ पर सर्वाधिक जो नगरीकृत देश है ना, वो आप भूटान लगाइएगा, जिनके पास बुक होगी उसको सही कर लेंगे। इसको पाकिस्तान ने, भूटान ने, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पर 45 का ही होगा आंसर की में आप सही कर लीजिएगा, जिनके पास बुक वगैरह हैं। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई किस वर्ष में? सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन 2009 होगा। यहाँ पर एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, वह वर्ष कौन सा है? वर्ष होगा 2050। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? ऑप्शन यहाँ पर 45 का होगा। मतलब 45 डेसिबल है सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण, 45 डेसिबल। इसलिए रोड पर आप जानते हो ज़्यादा तेज हारन बजाते हो तो चालान कट जाता है, ठीक है।
60 डेसिबल से होता है, ज़्यादा नहीं। चलो भाई आगे देखो यहाँ पर, तो 45 डेसिबल है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना, 45 डेसिबल। अगला है आपका सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप बताइए। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप जो है वह उत्तरी अमेरिका है। निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ऑप्शन यहाँ डी होगा सिंगापुर, सर्वाधिक नगरीकृत देश। अगला है कि दिन और रात जो है बराबर कहाँ होते हैं? ध्रुवों पर, विषुवत या प्राइम मेरिडियन पर, या अंटार्कटिका पर? व्हाट द करेक्ट आंसर? सही जवाब बन जाएगा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी, तो आपको फार्मूला याद है, यानी जो आपका बचपन है, ठीक है, बचपन वाला, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। सामान्य जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको आपको बताना है कितना, सामान्य वायुमंडलीय दाब। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी 760 मिलीलीटर पारा स्टम्प है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सही जवाब ऑप्शन बी जलचक्र होगा। अगला देखो आप, नीचे दिए गए विकल्पों में से जलचक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है, और यहां पर गलत कथन होगा ऑप्शन बी जलवाष्प केवल वाष्पोर्जन के माध्यम से वायुमंडल में आती है। यह बात गलत है, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। अगला है आपका सर्वाधिक जो वर्षा है वो कहां पर होती है? सर्वाधिक वर्षा बताइए भाई। सर्वाधिक जो वर्षा है वो अमेजन बेसिन, ऑप्शन यहाँ आपका बी सही जवाब होगा। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ये जो विश्व भूगोल वाला टॉपिक रहा है, सिलेबस क्रमांक 3 आपका भारतीय एवं विश्व भूगोल, वह कंप्लीट हो जाता है। तो इनका आंसर जो है यहाँ 45 का ही कर लीजिएगा भाई, जिनके पास बुक वगैरह है। सर्वाधिक जो इधर साउथ एशिया का आपका नगरीकृत भूटान है, ठीक है। और अब आइए जो पिछले क्लास जो रहा आपका भारत का भूगोल, वहाँ पर जो एक प्रश्न, उसका आंसर हमने सी बता दिया। यहाँ पर पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत होगा। तो जैसे कि आप जानते हो जोजिला और बुर्जिल दर्रा, ये आपका लोकेशन जम्मू कश्मीर में है, तो पहला आपका सही है। दूसरा है बारालापोचा वाला, ठीक है, तो ये सिपकीला बारालाचा आपका जो पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका हो हिमाचल प्रदेश में होगा, तो इसलिए दूसरा गलत हुआ। और सांगला, नीति, पासु, लिपू लेख, तो नीति, माना, लिपू ये सब पड़ते हैं हिमाचल में, यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये उत्तराखंड होगा। और जो कि जो थागला है, तो ये आपका जो है वो लद्दाख में जाएगा, ठीक है। तो लद्दाख में, तो ये लद्दाख का है, और नीति, लिपू, माना ये सब आपके पड़ते हैं उत्तराखंड में। तो ये दूसरा भी आपका क्या है, 2 और 3 आपका यहाँ पर गलत है। और यही यहाँ पर पूछा हुआ कौन सा गलत नहीं है। बाकी नाथुला, जलेपला ये आपके सिक्किम में पड़ते हैं, तो 1 और 4 आपका सही है। यहाँ पर जो गलत है वह कौन सा होगा, 2 और 3, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो करेक्शन करवा ही दिया गया, बात बराबर हो गई। तो और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा विश्व कंप्लीट हो जाता है। अगला जो सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक उसको करा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।